प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद। जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो उस विषय का अर्थ क्या है, उसके ऊपर जाना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है। तो ये शब्द है नेशनलिज्म। तो जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसका हिंदी रूपांतर करेंगे राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद जब देखेंगे तो वो कहाँ पे है, यूरोप के अंदर। तो आपको यूरोप को और राष्ट्रवाद को एक साथ जोड़ना है। जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप के अंदर जाने से पहले हमें उन घटनाओं की जानकारी लेनी होगी जो यूरोप के अंदर इतने समय में घटित हुई हैं। तो सबसे पहली चीज है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एक सिंबॉलिक तौर पे आपके सामने चीज आई है। तो सबसे पहली जब हम चीज देखते हैं यूरोप के अंदर, या नेशनलिज्म शब्द, राष्ट्रवाद जो शब्द है, इसका अर्थ देखते हैं, तो सबसे पहले हमें राष्ट्रवाद को देखना होगा कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद कब से एक चला था चीज। इन शब्दों की अगर संधि विच्छेद करें तो राष्ट्र प्लस वाद संधि विच्छेद होता है, यानी एक ऐसी चीज जिसको बहुत ज्यादा लोग अपनाते हैं। इसको हम प्लूरल शब्द भी बोलते हैं। अंग्रेजी में आप प्लूरल बोलते हो, और जो बहुविषयक चीज होती है, एक वचन और बहुवचन जिस तरीके से होते हैं, उसी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो राष्ट्र प्लस वाद यानी एक ऐसा राष्ट्र जिसके साथ वाद जुड़ रहा है, एक ऐसी विचारधारा जिसको बहुत ज्यादा लोग मानने लग जाते हैं, उसके आगे वाद लग जाता है। जैसे आपने अपने सिलेबस में पहले भी पढ़ा है कि पूंजीवाद, वाणिज्यवाद, ये जो चीजें हैं ये वाद में आके प्लूरल हो जाती हैं। तो जब राष्ट्रवाद की चीज हम यूरोप में देखते हैं तो यूरोप के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसने सारी की सारी व्यवस्था को प्रभावित किया था। उदाहरण के तौर पर जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं, या राष्ट्रीय इतिहास पढ़ते हैं, या स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ते हैं, तो आप 1857 ईस्वी के जन आंदोलन को पढ़ते हैं। वो जन आंदोलन एक ऐसा आंदोलन हुआ था जिसने भारतीय समाज के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया था, चाहे वह आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, कोई भी पक्ष है, उसको पूरे को प्रभावित किया था। वही चीज अगर हम यूरोप को देखते हैं तो यूरोप के अंदर विद्यार्थियों 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, और उस क्रांति ने एक विचारधारा को आगे बढ़ाया था। उसका जो उस क्रांति के जो संदेश था, उस क्रांति का जो नारा था, वो था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृभाव, यानी भाईचारा। तो स्वतंत्रता का अर्थ था कि जो देश अभी भी जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी है, जो गुलाम देश है, जहाँ पे निरंकुश शासन है, वो देश स्वतंत्र हो जाए, और जो देश स्वतंत्र है वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाए, और जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां पे व्यक्ति को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाए। ये उस आंदोलन का एक संदेश था जो न केवल यूरोप में बल्कि पूरे विश्व में गया था, और इस घटना ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। जब पूरे विश्व को प्रभावित किया था तो बट नेचुरल है कि यूरोप का प्रभावित होना तो बहुत लाजमी था, बहुत जरूरी था, और यूरोप प्रभावित हुआ भी था। तो इसका अर्थ निकालने से पहले जब नेशनलिज्म की हम बात देखते हैं तो इसके बहुत बड़े मीनिंग आते हैं, इसका बहुत बड़ा एक दायरा है। उस दायरे को देखने के लिए इस शब्द की परिभाषा भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दी है, और ये जायज भी है कि हम भारत में रहते हैं तो हमारी जो सभ्यता, संस्कृति, हमारी जो व्यवस्था है वो अलग है, यूरोप की अलग है, अमेरिका की अलग है, और समय के साथ जो घटनाक्रम हो जाते हैं उनके साथ भी ये जुड़ता है। तो जब इसको परिभाषा की हम बात करते हैं तो राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज है, ये मैंने आपके सामने थीम लिखा है, इस हमारे आज के चैप्टर का थीम है नेशनलिज्म इज द फीलिंग which is beyond regionalism, casteism and only concentrates on the nation building। यानी एक राष्ट्र है। आज हम भारत के अंदर, मैं उदाहरण आपको बार बार भारत का दूंगा ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। भारत के अंदर हम प्रांतों में रहते हैं, चाहे हम हरियाणा प्रांत है, पंजाब प्रांत है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कोई भी प्रांत है, हमारी अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो हम संयुक्त रूप से भारत के साथ खड़े हुए होते हैं। फर्स्ट वी आर इंडियन। तो जो ये फीलिंग होती है कि फर्स्ट वी आर इंडियन एंड फर्स्ट वी थिंक अबाउट अवर नेशन,
हम पहले अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं और उसके बाद दूसरी चीजों के बारे में सोचते हैं। तो ये जो भावना है, ये भावना राष्ट्रवाद की भावना होती है कि हम अपने राष्ट्र को देखते हैं। अब राष्ट्र की चीज क्या आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1789 की फ्रांस की क्रांति के समय सारे लोग, सारे देश स्वतंत्र भी हो रहे थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी आ रही थी, अधिकार भी मिल रहे थे। लेकिन बहुत से ऐसे देश भी थे, बहुत से ऐसे मुल्क थे, जिन मुल्कों की सभ्यता और संस्कृति, जिन लोगों की एक थी लेकिन वो अलग अलग भागों में बटे हुए थे। तो उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक शब्द आगे आता है राष्ट्रवाद, जिनका इतिहास समान हो, जिसकी संस्कृति समान हो, जिनका रहन सहन बराबर हो, जिसकी जो धर्म व्यवस्था है वो समान हो, तो वो सारे के सारे लोगों के अंदर एक भावना, राष्ट्र की भावना आती है। जैसा मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन भी अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है, लेकिन कुछ डेफिनेशंस मैं आपके सामने रख रहा हूं कि नेशनलिज्म मे बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ माइंड इन विच द इंडिविजुअल फील्स दैट एवरीवन ओज हिज सुप्रीम सेकुलर लॉयल्टी टू द नेशन स्टेट। अर्थात ये एक ऐसी भावना है जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति एक राष्ट्रीय राज्य के प्रति अपनी निष्ठा रखता है, उसके लिए राष्ट्रीय राज्य से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। इसी तरीके से a nation is a body of people who feels themselves to be a naturally linked together by certain affinities which are so strong and real for them that they can live happily together, are dissatisfied when disunited and cannot tolerate subjection to people who do not share these ties। अर्थात जब देश की बात आती है, कोई व्यक्ति जब उसके विरुद्ध में चला जाता है, वो व्यवस्था इसके अंदर आगे लाने की बात कही गई है कि हम किस तरीके से एक राष्ट्र के प्रति अपनी भावना रखते हैं और कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं। जब मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि जब हम एक राष्ट्र को देखते हैं तो उसके साथ अलग अलग क्षेत्र में इसकी अलग अलग भूमिकाएं आती हैं, अलग अलग व्यवस्था होती है, अलग अलग उसकी परिभाषा बन जाती है। उसी परिभाषा के तौर पे हम यहाँ पे सबसे पहले राष्ट्रवाद होगा या क्या चीज होगी, उससे पहले हम एक और चीज देखेंगे कि नेशनलिज्म इज ए बिलीफ दैट योर ओन कंट्री इज बेटर देन ऑल अदर्स। ये चीज हमारे अंदर एक आती है, लेकिन देखिए इसकी भी मैं आगे आपको चीज बताऊंगा कि इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। Sometimes nationalism make people not want to work with other countries to solve shared problems। कि आपसी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो दूसरे देशों के साथ हम आगे उसको सोल्व करने के लिए भी नहीं बैठते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं उसकी व्यवस्था करते हैं। तो इस चीज को देखने के आगे पेट्रियोटिज्म इज ए हेल्थी प्राइड इन योर कंट्री दैट ब्रिंग्स अबाउट फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी एंड ए डिजायर टू हेल्प अदर सिटीजन्स। जो ये आपका एक देशभक्ति है, वो देशभक्ति सारी की सारी अपने देश के प्रति लॉयल्टी और दूसरी चीजें हैं उसको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करती है। ये हमारी एक डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज्यादा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग उसकी परिभाषा आ जाती है। तो उसी चीज को हम आगे जब देखते हैं तो ये चीज आती है हमारे पास कि एक जो राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद के अंदर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उसके फैक्टर्स कौन से आते हैं, वो किस चीज को हमें इकट्ठा करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है ज्योग्राफिकल यूनिटी, हम भौगोलिक तौर पर एक होंगे। दूसरा आता है रेशियल आइडेंटिटी और यूनिटी ऑफ रेशियल टाइप्स, हम अपनी एक ट्राइब है, हम अपने हमारा एक ग्रुप है, उससे हमारी पहचान होगी और उसी के अंदर हम अपनी यूनिटी करेंगे। मैं फिर आपको भारत का उदाहरण दूंगा कि जब आप भारत की तरफ देखते हैं तो भारत के अंदर भी एक चीज आती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अकेला ऐसा मुल्क है ये पूरे संसार के अंदर जिसके अंदर अनेकता में एकता है। हमारे लोग हैं वो अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं, उनके धर्म अलग हैं, उनकी जातियां अलग हैं, उनकी व्यवस्था अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है, उनकी मानने के तरीके अलग है, भगवान की आराधना के तरीके अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सदियों से देखते आ रहे हैं कि हमारी एकता बनी हुई है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जब प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में ये बात कही थी कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है,
और भारत का इतिहास की हम बात करें, जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी भारत के लिए क्या कहा था कि बैक टू वेदास। जब सामाजिक सुधार आंदोलन चले थे तो उन्होंने वेदों की ओर लौटने की बात कही थी। यानी हमारा इतिहास कितना पुराना है और यही हमारी चीजें हैं, चाहे हमारे वेद हैं, चाहे हमारा इतिहास है, वो हमें एक इकट्ठा रहने का सबक सिखाता है। थर्ड है यूनिटी ऑफ आइडियाज एंड आइडियाज ऑफ कॉमन कल्चर। हमारे जो विचार हैं, हमारी जो विचारधारा है, हमारे उनको इकट्ठा करने की चीज आती है, चाहे हमारी एक कॉमन कल्चर है। हम कॉमन कल्चर के साथ में रहते हुए भी हमारे आइडियाज समान हैं। यूनिटी ऑफ लैंग्वेज, हमारी भाषा की एकता है, हमारी धर्म की एकता है, हमारे आर्थिक संसाधन या हमारे आर्थिक हितों की एकता है, हमारे विषय अलग हैं, हमारी जो सफरिंग्स होती हैं वो हमारी कॉमन है, हमारा इतिहास भी कॉमन है, हमारी राजनीतिक संप्रभुता है वो भी हमारी कॉमन है, और हमारी इच्छा भी, पॉपुलर बिल, हम जो चीज हम आपस में हिंदुस्तान को जैसे हम देखते हैं, या हिंदुस्तान के साथ हम दूसरे लोगों को भी लगाते हैं, चाहे वो यूरोप के लोग हैं, चाहे वो एशिया के लोग हैं, चाहे वो किसी महाद्वीप के किसी देश के लोग हैं। जब वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये कुछ फैक्टर्स मैंने आपके सामने दिखाए हैं। इन फैक्टर्स के साथ वो जुड़े हुए रहते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, ये व्यवस्था उनके साथ जुड़ी हुई होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। अब देखिए कि कॉमन विद्यार्थी के तौर पे आप पढ़ के आए होंगे, आपको चीजें पढ़ाई होंगी, हमें इतिहास क्यों बताया जाता है, हम इतिहास से सबक लेते हैं। इतिहास हमें आगे को एक भविष्य की ओर ले जाता है। एक व्यक्ति वर्तमान में रहते हुए और अपने अच्छे भविष्य के लिए प्राचीन घटनाओं को या प्राचीन हमारे जो इतिहास है उसको पढ़ता है, उसे सीखता है। तो जो हमारा नेशनलिज्म वो क्या है, आप लोग बीए फाइनल के अंदर हैं, बीए सेकंड ईयर में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब, मैं फिर भारत का उदाहरण दूंगा, कि जब आप भारत के अंदर देख रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन आता है, उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं। कांग्रेस का निर्माण होता है, उदारवादी विचारधारा है, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसके बाद क्रांतिकारी विचारधारा है, उसी के साथ आप दौड़ते हैं, गांधी जी 1920 का आंदोलन शुरू करते हैं, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, विद्यार्थियों का आंदोलन होता है, और 1942 का आंदोलन होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना जो आजाद हिंद फौज बना के लड़ाई लड़ते हैं। ये सारी की सारी चीजें, चाहे हमारे भाषा की एकता हो, चाहे कोई भी चीज है, हम उससे जुड़ते हैं। चाहे आप उसके अंदर गणेश उत्सव की बात करते हैं, वो हमारा धार्मिक राष्ट्रवाद था। दादा भाई नारोजी ने जब बुक लिखी थी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का विचार दिया था, तो कैसे भारत की आर्थिक संपदा को इंग्लैंड यहाँ से लेके जा रहा था, तो वो जो आर्थिक रूप से हमें पीड़ित कर रहा था वो आर्थिक राष्ट्रवाद था। तो हम किसी भी चीज से जब जुड़ते हैं और हमारी व्यवस्था से वो चीज आती है, तो वो राष्ट्रवाद अपना रूप ले लेता है। इसकी फॉर्म्स को अगर हम देखते हैं तो कंजर्वेटिव नेशनलिज्म है, जो रूढ़िवादी राष्ट्रवाद है, वो चीज है। राष्ट्रवाद का अर्थ ये नहीं होता कि आप जाके बैटल लड़ेंगे, किसी युद्ध में भाग लेंगे, वो एक तरीके का राष्ट्रवाद है। लेकिन जैसे हमें बताया जाता है कि हम देश की अलग अलग तरीके से सेवा कर सकते हैं, वही तरीका यहाँ पे आता है। दूसरा होता है लिबरल नेशनलिज्म, उदारवादी राष्ट्रवाद। तीसरा होता है डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। एक मार्क्सियन नेशनलिज्म होता है। फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म चेंजेस विद टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये मैंने लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रवाद है, इसका समय और स्थान के साथ साथ परिवर्तन, जो मैं शुरू में आपको बात बोल के आया था, वही बात यहाँ पे है कि जो समय और स्थान होता है इतिहास में, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये राष्ट्रवाद की परिभाषा भी, या उसके स्वरूप भी, या उसके उद्देश्य भी, वो समय और स्थान के साथ साथ बदलते रहते हैं कि क्या क्या चीजें हुई थी, वही बदलना एक तरीका आपके साथ आगे बढ़ता है। फिर हमारे पास आता है कि नेशनलिज्म इन यूरोप, ओरिजिन एंड ग्रोथ। यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद कब से शुरू हुआ था और कैसे उसका विकास हुआ था। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, आप एक चीज, आपने पहला अध्याय पढ़ा होगा, डिक्लाइन इन फ्यूडलिज्म एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशन स्टेट। यहाँ पे एक चीज आती है, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। भारत का भी आप उदाहरण दे के देखेंगे या यूरोप का भी उदाहरण देखेंगे, वो जो राजा होता था, राजा ने अपने प्रशासन की व्यवस्था से उसे अलग अलग सामंतों में बांटा हुआ था। और जब आप मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे, उसके अंदर भी यही चीज है। भारत का जागीरदारी प्रथा आती है, वो इसी में इसी पार्ट का एक हिस्सा है।
तो जो देश थे वो अपने ही एक देश को अलग अलग सामंतों के अंदर बांटा हुआ था और वो सामंत ही उस क्षेत्र की देखभाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे व्यापार आगे बढ़ा, जैसे जैसे उन्नति हुई और ये यूरोप की जब हम बात करते हैं तो धर्म युद्ध हुए। उन धर्म युद्धों के अंदर जब कुस्तुनतुनिया की बात आती है तो सारा व्यापार होता था वो भूमार्ग से होता था, जमीन के रास्ते से होता था। लेकिन जो अरब के साथ जो धर्म युद्ध हुए थे, उन धर्म युद्धों के कारण सारे के सारे सामंतों ने अपनी सेनाएं वहां पे भेजी और जब वो लोग वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमाने का तरीका और भी है जिससे एक व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। तो ये जो सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंत लोग किसानों का शोषण करते थे या दूसरे लोग थे उनका शोषण होता था। जब वो व्यवस्था आगे आई तो अलग अलग हिस्सों में जो देश बटे हुए थे उनके राजा ने भी ये चीज सोची कि उसके पास पावर नहीं है, तो वहां पे उनकी एक इतिहास था, एक संस्कृति थी, एक व्यवस्था थी, एक भाषा थी, एक रीति रिवाज थे। तो वो आपस में मिलने लग गए और वहां से एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण शुरू हो जाता है। वो राज्य था लेकिन उसका राष्ट्रीय स्वरूप नहीं था। लेकिन जैसे जैसे फ्यूडलिज्म, सामंतवाद खत्म होता है वहां पे राष्ट्रवाद की शुरुआत हो जाती है, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो जाती है। फिर दूसरी चीज हमारे पास आती है रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। जब पुनर्जागरण आंदोलन होता है और धर्म सुधार आंदोलन होता है। हमारे व्यवस्था में, एक मानव की व्यवस्था में क्या चीज होती है कि जो कुछ चीजें ऐसी हैं धर्म की कि जिनके बताने के बाद उसके ऊपर बहस नहीं होती। तो जो धर्म की व्यवस्था यूरोप के अंदर चर्च के अंदर हो रही थी और वहां पे धर्म सुधार आंदोलन हुए थे, उन धर्म सुधार आंदोलनों से एक बात आगे आई कि वास्तव में धर्म क्या है। और जिन लोगों को बताया गया, जब धर्म युद्ध हुआ था, जब जो मैंने आपको बताया था पुनर्जागरण आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन होता है, उन धर्म युद्धों के अंदर से जब इटली के अंदर सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ था तो उन लोगों के पास वास्तव में जो धर्म के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का उनको पता चला और उन लोगों ने देखा। तो वहां से पता चलता है कि वास्तव में क्या शिक्षा है और क्या व्यवस्था है। तो वहां पे दोबारा से पुनर्जागरण शुरू होता है। पुनर्जागरण का अर्थ भी जब आप इन लेसन्स को देखेंगे, इन लेसन्स को पढ़ेंगे तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है दोबारा से आपको जागृत करना या वास्तव में आपको सच्चाई की तरफ बताना। यही बात जो पुनर्जागरण की चीज है ये भारत में भी हुआ था, जिसमें राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन और स्वामी दयानंद वगैरह हुए। जो भारत के अंदर जो धार्मिक रूप से उत्पीड़न हो रहा था, उसी उत्पीड़न को एक आधार बना के स्वामी दयानंद ने कहा था कि बैक टू वेदास, कि वेदों के अंदर जाइए। महिला अत्याचार कितना ज्यादा हो रहा था, तो स्वामी दयानंद ने यही कहा था कि अपाला घोषा और लोमा मुद्रा जैसी उन महिलाओं ने जब वेदों की रचना की है, उन्हीं महिलाओं को वेदों को पढ़ने से किस लिए मना किया जा रहा है। वो तर्क की बात आई थी। तो यहाँ यूरोप के अंदर भी तर्क की बात आती है और तब वहां पे रेनेसा और रिफॉर्मेशन में व्यक्ति जागरूक होता है। फिर नेशनलिज्म इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर जब नेशनलिज्म आता है तो इंग्लैंड सबसे पहला देश था विद्यार्थियों जो आर्थिक रूप से संपन्न था और वहां पे सबसे ज्यादा खोजें, वैज्ञानिक खोजें भी हुई और प्रगति भी हुई। तो नेशनल प्रोटेस्टेंट चर्च बने थे वहां पे। ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो विचारधाराएं थी। जो व्यक्ति चर्च के ऊपर प्रश्न करता था, अपनी बात को प्रोटेस्ट करता था, उससे वो प्रोटेस्टेंट कहलाया। और तो ये जो प्रोटेस्टेंट चर्च बने उससे राष्ट्रवाद आया। और दूसरा 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी, जिस क्रांति के बाद जेम्स सेकंड जो राजा थे उसको हटा दिया गया था और सारी पावर संसद को दे दी गई थी। वो जो घटना हुई थी 1600 के अंदर, उसने भी यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद को बहुत आगे बढ़ाया। फिर आता है इफेक्ट ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका में 1776 के अंदर ये लड़ाई हुई थी। अमेरिका भी ब्रिटिश का उपनिवेश था, अंग्रेजों का उपनिवेश था, इंग्लैंड का उपनिवेश था। और वहां पे जब 1776 के अंदर इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई होती है तो वो 1776 का टाइम है। उसी 1776 का मैंने अमेरिका का बता रहा हूँ आपको, और वही 1789 की फ्रांस की क्रांति है। तो इनसे एक प्रेरणा लेके आगे जो व्यवस्था बढ़ी थी उसने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया था कि अमेरिका के अंदर भी जो स्वतंत्रता का आंदोलन हो सकता है वो अपने राष्ट्र के लिए इतना बढ़ सकते हैं, तो दूसरे राष्ट्र क्यों नहीं। तीसरा आता है इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पे विद्यार्थियों मैं दोबारा से ये अमेरिका की क्रांति के बाद ये 1789, 1830 और 1848
ये 3 चीजें देख रहे हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृभाव, ये 1789 की फ्रांस की क्रांति का था। 1830 के अंदर जो यहाँ पे व्यवस्था है जो फ्रांस के अंदर, उसमें सत्ता परिवर्तन होता है और 1848 की जो क्रांति है, सोवर्निटी ऑफ द पीपल, वो वहाँ पे स्थापित हो जाती है और वहाँ जो स्वतंत्र या लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है, वहाँ पे निरंकुश शासन समाप्त हो जाता है। इन सारी घटनाओं ने पूरे यूरोप को बहुत प्रभावित किया। फिर आगे चीज आती है यूरोप इन 1850। 1815 के अंदर यूरोप में एक घटना होती है जब नेपोलियन का पतन हो जाता है, नेपोलियन की हार हो जाती है। वो नेपोलियन जिसने यूरोप को लगभग जीत लिया था और जहां पे उसने सत्ता की थी, उसकी मृत्यु के उपरांत जो वियना कांग्रेस होती है 1815 के अंदर, वहां मेटरनिक है जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है, मेटरनिक अपनी वहां पे बात रखता है और मेटरनिक ने वहां सारे के सारे जो 1815 में नेपोलियन ने जहां तक सत्ता स्थापित की थी, नेपोलियन से पहले की व्यवस्था को लागू कर देता है और उस व्यवस्था को लागू करने से, जैसे नेपोलियन ने इटली को जीता था, पर्शिया को जीता था या जर्मनी के और प्रांतों को जीता था, या फिर वो ऑस्ट्रिया से आगे बढ़ता है, तो उन देशों के अंदर सबसे पहले उनको एक करने वाला, उनको जोड़ने वाला नेपोलियन ही था। इटली के अंदर सबसे पहले यूनाइट नेपोलियन ने किया था उनको। ऐसी ही चीज वो जर्मनी के अंदर होती है और जर्मनी में भी ये व्यवस्था चलती है, तो वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। वो जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो उनके साथ आ जाती है। तो तीसरी चीज आती है रेशियल फीलिंग। अब रेशियल फीलिंग क्या होती है कि जो एक संप्रदाय विशेष होते हैं उनके साथ जुड़ने की बात आती है, चाहे जर्मनी है चाहे वो इटालियंस हैं। इटली के अंदर भी बहुत लोग थे जो आपस में जिनकी कॉमन चीज थी लेकिन वो अलग अलग रह रहे थे, तो वो रेशियल फीलिंग थी उनके अंदर, उनको जोड़ना एक इसका उद्देश्य था। फिर एक पॉइंट आता है आपके पास इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस। जो बेल्जियम और ग्रीस जो छोटे छोटे मुल्क हैं उनकी भी जो स्वतंत्रता है वो इसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और वहां पे राष्ट्रवाद की भावना आती है। फिर आपके पास है एंड ऑफ मेटरनिक सिस्टम, द जर्मन कॉन्फेडरेशन 1815, 39 राज्य इसके अंदर जुड़ते हैं, ऑस्ट्रिया की सुपरमेसी होती है। तो ये जो मेटरनिक का 1848 के अंदर ये सारी के सारी जो मेटरनिक ने जोड़ के रखा हुआ था निरंकुश शासन बना के, तो वो सारे के सारे राज्य अलग हो जाते हैं, जिस वजह से सारे के सारे युद्ध हो रहे थे। पर्शिया के साथ भी युद्ध होता है, फ्रांस के साथ भी होता है, इटली के साथ भी हम जोड़ते हैं। यहाँ पे ये चीजें हैं कि जब राष्ट्रवाद है तो राष्ट्रवाद के लिए खतरनाक क्या चीज होती है, क्या चीज है जो राष्ट्र के लिए एक दिक्कत है, एक हिंडरनेस है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम, एक हार्डल खड़ी हो जाती है। तो उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर आता है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकवाद, जातिवाद, रीजनलिज्म। ये सारी चीजें होती हैं, ये इसको दूर करती है, इसके लिए खतरा पैदा होता है। इसके अंदर डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, जिनका भाषा का अलग अलग भाषाएं होते हैं, सामाजिक अनेकता बढ़ती है और सीरियस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो जाती है। प्रोविजंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, किनको खास महत्ता दे दी जाती है, लोगों को फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम ग्रुपिज्म हो जाता है, डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम होता है और कईयों में विदेशी फैक्टर हो जाता है और नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, वो इसके लिए खतरनाक है। फिर हमारे पास है कि जो राष्ट्रवाद है उसकी मेरिट्स क्या हैं, उसके गुण क्या है और दोष क्या हैं, जो आप अपनी पुस्तकों में पढ़ते हैं। तो मेरिट्स को गुण बोलते हैं हिंदी में। सबसे पहले जब राष्ट्रवाद है तो क्या चीज होगी, डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म, राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ेगी। इट टीचेज वर्चुअस ऑफ सैक्रिफाइस एंड सरेंडर, सैक्रिफाइस जो बलिदान की और इसकी भावना को आगे बढ़ाता है। और फिर उसके साथ ही डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो सभ्यताओं का, संस्कृति का विकास होता है। इंटरनेशनलिज्म का आधार यही होता है, जब हम अंतरराष्ट्रीयता की बात करते हैं तो उसका आधार हमारा राष्ट्रीय राज्य ही होता है। इट एनकरेजेस स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस, जो ओबीडियंस की स्पिरिट है वो इसके अंदर आज्ञाकारिता की बात आगे चलती है। फेटल ऑफ इंपीरियलिज्म और नेशनल प्रोग्रेस, राष्ट्रीय विकास की बात इसके अंदर आती है। और डिमेरिट्स क्या है इसके अंदर, फॉल्स प्राइड, हम अपने अंदर चीज को करके दूसरे चीज को कुछ भी नहीं माने, वो इसकी कमियों के अंदर आता है। मोटिव्स कास्टिज्म, कास्टिज्म को, क्षेत्र को, इनको बढ़ाता है ये। इट एनकरेजेस इंपीरियलिज्म, ये साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाने की बात करता है। इट लीड्स टू वार,
हम अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, तो वार को भी आगे बढ़ाता है, ये युद्धों की चीज को बढ़ाता है। इट हिंडर्स डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म, ये अंतरराष्ट्रीयता की जो हमारा विकास है, जो भावना है, उसको कम करता है। इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो हम अंतरराष्ट्रीय तौर पे व्यापार करते हैं, तो जो देशों के अंदर कटु भावना हो जाती है, जो ग्रुपिज्म हो जाता है, वो भी इसको अलग से जो प्रभाव डालता है। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगा। जब भारत आजाद हुआ था तो पूरा विश्व बाइपोलर था, एक तरफ रूस था और एक तरफ अमेरिका था, यानी एक तरफ समाजवादी रूस था और पूंजीवादी अमेरिका। भारत जैसे नए राज्य आए, नए राष्ट्रीय राज्य बने, वो किधर जाएं? क्योंकि हमें तो नए राज्य के रूप में उभरे थे, तो हमें कहीं भी जाना अपने आप को नुकसान होगा। उसी चीज को लेके बाद में जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ और भी देश मिले और एक जो गुट निरपेक्ष जो एक उन्होंने ग्रुप बनाया था कि हम किसी के साथ नहीं है, उसका यहाँ पे आप उदाहरण दे सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ एंड ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, इससे व्यक्ति की खुद की स्वतंत्रता है वो खत्म होने की बात आती है। इट हिंडर्स कल्चरल डेवलपमेंट, ये सांस्कृतिक विकास को भी बाधित करता है। ये व्यवस्थाएं थी हमारी, ये हमारा सारा का सारा था कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रीय राज्य क्या है, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार जो राष्ट्रवाद है उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं, गुण और दोष क्या हैं, ये मैंने आपको बताया। विद्यार्थियों, इस प्रकार राष्ट्रवाद के गुण क्या हैं और दोष क्या हैं, यानी हमारी एक व्यवस्था के अंदर जब राष्ट्रवाद के सकारात्मक जो प्रभाव पड़ते हैं, उसके साथ साथ नकारात्मक भी प्रभाव पड़ते हैं, उन चीजों को हमने अभी आपस में शेयर किया है। दूसरी बात अब हमारे पास यहाँ आपके विषय को लेकर भी आती है। वो बात क्या चीज है कि आपसे अगर जब आप विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसका उदाहरण भी पूछा जा सकता है। केवल आप इस चीज पे ना जाइए कि राष्ट्रवाद की भावना क्या है और राष्ट्रवाद के गुण क्या हैं और दोष क्या हैं और राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ था। उसी विकास के अंदर आप जो आपका सिलेबस है उसकी अगर हम बात करें तो आप जर्मनी का और इटली का एकीकरण देखते हैं तो वो इसी राष्ट्रवाद का ही नतीजा है। जितने पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, चाहे वो सांस्कृतिक एकता है, चाहे वो ऐतिहासिक, हमारा एक इतिहास है, हमारा एक धर्म है, हमारी एक व्यवस्था है, हमारी एक संस्कृति है, हमारा एक धर्म है, अगर उसको उदाहरण के तौर पे आप देखते हैं तो आप इसके अंदर पाएंगे कि इटली और जर्मनी उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। चाहे आप इटली के अंदर देखेंगे तो लंबार्डी और वेनेशिया है, चाहे चाहे आप उसके अंदर नेपल्स और सिसिली देख रहे हैं, चाहे पेपल स्टेट को देख रहे हो, चाहे नीस और सेवोय को देख रहे हो, वो सारे के सारे प्रदेश हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे उसमें आप सार्डिनिया को, पिंडमांड को लेते हो, तो आप इन सारे क्षेत्रों को कहीं भी देखेंगे वो सारे के सारे आपको एक होके मिलेंगे, यानी उनके अंदर एकता है। और यही कारण था जब आप इटली का एकीकरण पढ़ते हैं या अपने जहन में उसको रखते हैं, तो चाहे वो गैरिबाल्डी हो, चाहे वो मैजिनी हो और चाहे वो काबूर हो, तीनों ने इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तभी उसके एकीकरण की ओर अपने कदम उठाए थे। और सेम चीज आप यूरोप का अगर इतिहास पढ़ते हैं तो आप जर्मनी के एकीकरण में पढ़ते हैं। बिस्मार्क से पहले के जो प्रयास हैं, बिस्मार्क जब वहां पे प्रधानमंत्री बनता है उससे पहले के प्रयास जितने होते हैं वो भी राष्ट्रवाद के कारण ही है। और बिस्मार्क भी उनको कैसे इकट्ठा करता है, आप देखिए जब वो पर्शिया का प्रधानमंत्री के तौर पे वो लड़ाई लड़ रहा है ऑस्ट्रिया के साथ, तो वो किस तरीके से सारों को एक कर रहा है, वो इटली के साथ भी संधि कर रहा है, या उस चीज को भी अगर आप ना लें तो वो उत्तरी जर्मनी के राज्यों को और दक्षिण के राज्यों को इकट्ठा कर रहा है। और दक्षिण के राज्यों को इकट्ठा करना तो आप ये भी देखेंगे उसके अंदर जब वो कैथोलिक धर्म को मानने वाले हैं, यानी धार्मिक रूप से जो पर्शिया है वो प्रोटेस्टेंट है और जो चारों स्टेट हैं दक्षिण के वो कैथोलिक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काबू जो बिस्मार्क है वो उनको एकत्र करता है। ये इतिहास में हमें चीजें मिलती हैं। जब आप भारत के इतिहास को देखते हैं और राष्ट्रवाद को आगे लाते हैं तो उसमें भी आपको यही चीज मिलेंगी।
चाहे मैंने आपको बीच में भी बताया था, हमारी गणेश उत्सव की बात हुई थी या हमारे धार्मिक स्थानों की बात हुई थी या भाषा की बात हुई थी। महात्मा गांधी जब कांग्रेस के अंदर हैं, यानी कांग्रेस का जब आंदोलन चल रहा है, तो महात्मा गांधी किस प्रकार से उनकी एकता को लेके सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और तब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को वो जिंदा रख रहे हैं। यानी आप देखिए कि उस भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, मैं इसे केवल एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूं, चाहे कोई व्यक्ति बंगाल का है, चाहे वो तमिलनाडु का है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो कश्मीर का है, चाहे वो लखनऊ का है, कहीं से भी वो व्यक्ति है, लेकिन वो एक मंच के ऊपर खड़ा हुआ है। और जो भारत के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन है, वो सबसे पहले भारत के अंदर राष्ट्रीयता का एक जुनून लाने वाली एक मंच प्रदान किया जाता है भारत के क्रांतिकारियों को। जो क्रांतिकारी 1857 से और उसके बाद से जुड़ रहे थे, उनको एक मंच मिलता है और वो उस मंच से आगे बढ़ते हैं। यही चीज हमारी राष्ट्रीयता की है। तो आपसे अगर प्रश्न भी पूछा जाए, तो आप उसका जवाब इसके रेफरेंस में दे सकते हैं कि गैरिबाल्डी ने या मैजिनी ने या कावूर ने किस तरीके से राष्ट्रीयता का प्रयोग करके इटली का एकीकरण किया था, या किस तरीके से जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क से पहले जर्मनी का एकीकरण हुआ था और बिस्मार्क ने कैसे इसको प्रयोग किया था। वो राष्ट्रवाद की ही एक चीज है और इसी को रख के आप आगे अपने प्रश्न को हल कर सकते हो, आगे लेके जा सकते हो। यही आज का हमारा विषय था कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उत्थान, और यही इसका परिणाम आगे आता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।